subscribe, press bell icon. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। ये दोनों ऑल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन होगा अधिगम लर्निंग पेपर 1 एंड पेपर 2 टारगेट 100% सीटेट प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं हम। वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट में सीटेट 2021 टारगेट प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें सीटेट में 2021 की जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है उस प्रिपरेशन का बेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑल टॉपिक्स का एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस टॉपिक्स में जो हम इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अब हम प्रिपरेशन में टारगेट करके चल रहे हैं। 100% हमारा गोल टू रीच है, तो इसलिए आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लीजिए, और जिसमें ये लर्निंग अधिगम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल लैंग्वेज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वालों के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा ये एक सेशन में कंप्लीट तो नहीं होगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल सब्जेक्ट में कवर होगा, तो हम इसके 2 सेशन करने वाले हैं। एक सेशन अब होगा, दूसरा सेशन मैं रख दूँगी कभी। मैं चाहूँ तो एक सेशन में इसे ऊपर आपको प्रिपरेशन करा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं, तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि आपको सब कॉन्सेप्ट पता चले। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जब भी हमारा अपडेट होगा आप तक पहुंच जाएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक तो बनती है यार। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। हम यहाँ ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि सीटेट एग्जामिनर के कौन से सीटेट के लिए क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ तक इम्पोर्टेंट होंगे, कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक है वहाँ पर भी अंडरलाइन किया जाएगा आपके। लर्निंग अधिगम, लर्निंग का मीनिंग जानते हैं फर्स्ट, अधिगम का अर्थ जानते हैं। फर्स्ट, द लर्निंग इज बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉमनली नोन एज लर्निंग। सीखना व्यवहार में परिवर्तन द्वारा लाया गया अनुभव आमतौर के रूप में जाना जाता है। यानी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम जन्म से अब तक सीखते हुए आए हैं, फर्स्ट हम कलम पकड़ना सीखते हैं, बाद में हम पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, बाद में हम पेन पकड़ना सीखते हैं, यानी हम सीखते ही जा रहे हैं। ऐसे ही मोर एग्जांपल्स आप जो आपके दिल में आए वो लगा लीजिए। ऐसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए तो बोल रही हूँ, ऐसे ही एग्जांपल है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अनजाने में सीखते हैं, कुछ गलतियाँ कर सीखते हैं। हमारी ये गलती की प्रोसेस है ना, ये भी एक कथन है कि ये सीखना हमारे मृत्यु तक चलती है। हम कुछ ना कुछ एक न एक रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। सीखने की यह मनुष्य की सहज प्रक्रिया है, यानी हम जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। डे टू डे हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। हमारे सीखने में कुछ कारक यानी फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है रहता है। वे सीखने में हमें कैसे सहायता देते हैं देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स यानी शारीरिक कारक। शारीरिक कारक के अंदर यहाँ ज्ञान इंद्रिय द्वारा सीखते हैं, यानी दृष्टि द्वारा हम कुछ न कुछ सीखते हैं, यानी पढ़कर सीखते हैं। श्रवण लिजनिंग द्वारा सीखते हैं। स्वाद टेस्ट कर सीखते हैं। टेस्ट द्वारा कैसे सीखते हैं, यानी कि आप कुछ नहीं मान जो आप पहले कभी नहीं खाया, अगर आपको अगर उसका टेस्ट तो आपको पता नहीं, अब उसे खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसका टेस्ट क्या है। ऐसे हम न्यू आइटम्स को भी सीखते हैं खाने के। सूंघना यानी स्मेल द्वारा सीखते हैं तथा स्पर्श छू कर कुछ सीखते हैं हम। इस प्रकार हम अपने फिजिकल फैक्टर्स द्वारा हम लर्निंग को सीखते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पर हमें मनोवैज्ञानिक कारक में प्रेरणा द्वारा यानी एंकरेजमेंट द्वारा सीखते हैं, इंटरेस्ट द्वारा सीखते हैं और समझकर सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। बुद्धि द्वारा यानी हम माइंड अटेंशन रखकर सीखना पड़ता है। ये सभी हमें थोड़ा
फोर्स करना पड़ता है, अपनी बॉडी को इंकरेजमेंट करना पड़ता है। ये एक तरह का बाधा होती है जो हम या ना होने पर रुक जाते हैं कुछ पल के लिए। सीखने में यही बाधाएं होती हैं, यही मनोवैज्ञानिक के अंदर आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरण कारक। व्यक्ति जिन क्षणों में सीखता है वे क्षण उसके वातावरण का सृजन करती है। विषय सामग्री की प्रकृति, अधिगम विधाएं, अभ्यास, शिक्षण, अधिगम की प्रक्रिया आदि परिणाम ज्ञान की सीखने में महत्वपूर्ण पर्यावरण कारक सहायता करती है। यानी हम जो प्रीवियस क्लास में कुछ मैथ्स के फार्मूला सीखे, a+b², अब नेक्स्ट क्लास में भी ये रिपीट होगा, तो हम वो क्लास में किस वातावरण में सीखे उसका सृजन करके हम पर्यावरण द्वारा उस एनवायरनमेंट को हम याद करते हैं। एनवायरनमेंट द्वारा हम ज़्यादा बहुत कुछ सीखते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ विजिटिंग द्वारा, टूरिज़्म द्वारा, ऐसे बहुत सारे हैं जो एनवायरनमेंट हमें। अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे प्राप्त करना चाहिए। इन ऑर्डर टू लर्न वन मस्ट वांट समथिंग, नोटिस समथिंग, डू समथिंग एंड गेट समथिंग। ये मिलर एंड डॉलर्ट का कथन है। यानी मनुष्य को कुछ सीखने के लिए फर्स्ट उसे डिज़ायर होनी चाहिए, उसे कौन सी बात सीखनी है। सीखने के लिए उसे नोटिस करनी चाहिए, फिर उसे करनी चाहिए। जो गलती होती है, पास और फेल, कई बार फेल भी होंगे सीखने में, लेकिन लास्ट में हम सीखते सीखते उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। उस विषय को हम पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। मिलर डॉलर ने इस प्रकार कहा है, अगर हमें एक बात किसी को पहुंचानी हो तो उसके बीच में हमें जो बाधाएं होती हैं, यानी फर्स्ट हम जो बात पहुंचाने थे हमारे साथ वेरियस रेस्पॉन्स भी, जो सराउंडिंग्स होते हैं वे रेस्पॉन्स भी शामिल हो जाते हैं एंड एक ऑब्स्टैकल सामने आ जाती है हमारे बात की। लेकिन जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो अपर वर्ड से जाके हमें करेक्ट रिस्पॉन्स होके सीधा जहाँ तक जिसे वो विषय पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया के सोपान, उनमें से फर्स्ट है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी न किसी अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सी होती है, इनकी पूर्ति के लिए उनमें मोटिव यानी प्रेरक उत्पादन हो जाता है। अभिप्रेरणा ही व्यक्ति को उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। अगर हमें कोई निश्चित गोल रखी है और हमें उस तक पहुंचने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन द्वारा ही हम, जब वो मोटिव हमारे अंदर, प्रेरक जब हमारे अंदर उत्पादन होता है तब हम मोटिवेशन की ओर, हमारी गोल की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है गोल, उद्देश्य। सीखने का एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है, यानी सीखने के लिए हमें जो प्रेरित करता है हमारे लक्ष्य की ओर, उसे हम गोल कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। व्यक्ति का व्यवहार प्रयोजन से पूर्ण होता है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर उसके व्यवहार की दिशा स्पष्ट एवं निश्चित हो जाती है। जो उसे गोल, जब तक वो गोल तक पहुंचता है उसका एक उद्देश्य, वहाँ पहुंचने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित हो जाता है, वहाँ स्पष्ट हो जाता है कि उसे यही प्राप्त करनी थी। ऑब्स्टैकल्स यानी बाधा। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बाधाएं भी आती हैं। वे बाधाएं आना भी ज़रूरी है क्योंकि हम उनके द्वारा कुछ सीखते हैं। हम जो मुश्किल वक्त हैं उस मुश्किल वक्त में हम समझ के यानी लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, कौन सा तर्क सही होगा, हमें कौन सी गोल की ओर लेके जाएगा। ये तर्क हमें सोचने में, समझने में, ये सब सीखने में हमें बाधाएं भी आवश्यक होती हैं, तभी हम अपने गोल की ओर रीच होते हैं। नेक्स्ट है वेरियस एक्सप्लोरेटरी रिस्पॉन्सेस, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। बाधा उत्पन्न होने पर मानव समस्त परिस्थितियों की खोज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमें। वहाँ अनेक संभावित प्रतिक्रियाएं करती हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं एक बार सफल भी होती है, ना सफल, कुछ समझ सकते, कुछ समझ नहीं पाते वो प्रॉब्लम्स को। इस सब के लिए वहाँ तर्क वितर्क
प्रयत्न करता ही रहता है, लास्ट में सोच का सहारा लेता है, यानी करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग में कर पाता है। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। यदि कोई अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति में सफलता प्रदान करती है तो वहाँ अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखदायमय होती है। यदि हम कुछ पाने के लिए कुछ यानी जो हमारी बाधाएं यानी जो अनुक्रियाएं आवश्यकता होती है पूर्ति करने के लिए सफलता प्राप्त करने से पहले, वे सभी हमें संतोषजनक लगते हैं। लास्ट फाइनली जब हम सोचते हैं ये सभी करके हम आए, तब हमें सफलताओं का नेक्स्ट लास्ट इंटीग्रेशन, संगठन। सीखना उचित एवं सफलता अनुक्रिया का चुनाव एवं संगठन है। जो भी हम सीखने के लिए, हमें गोल रीच करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, वे सभी हमारी सफलता में काम आने वाली संगठन है, यानी इंटीग्रेशन है। कर्व्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, वक्र व सीखने की विशेषताएं। जब मनुष्य कुछ सीखता है तब उसमें मुख्य जो विशेषताएं होती हैं वे प्रमुख अध्ययन करने पर हमें ये पता चला है कि इम्प्रूवमेंट के कई स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, सीखने में उन्नति कैसी होती है। सीखने के वक्र को हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक, नेक्स्ट माध्यम और लास्ट अंतिम। इन तीनों भागों में हमारे सीखने की प्रक्रिया बहुत अलग अलग होती है। जो हम पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीखने की प्रक्रिया, वो लास्ट आने तक हमारी वो स्पीड बढ़ जाती है, ना कि स्लो। जो फर्स्ट में रहती है वही रहती है, हमारी सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यानी फर्स्ट हम कुछ नहीं जानते, कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते, पहले हम उसे स्लोली सीखते हैं। लास्ट में जब हम उसे सीखना आ जाता है, फाइनल अटेम्प्ट, हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और वे बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट लर्निंग में हम जो 3 पार्ट्स कहे गए हैं उनमें फर्स्ट प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज के बारे में देखते हैं। आरंभ में सीखने की गति साधारण तेज होती है, पर वहाँ आवश्यक नहीं है कि आरंभ में हमारी गति से सभी के लिए तेज़ हो, स्पीडनेस हो उसमें। किसी के लिए ये मुश्किल हो सकती है वो काम, किसी के लिए वो स्पीड यानी इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रारंभिक में। नेक्स्ट है इनिशियल स्टेज, जो हमने इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग में 3 पार्ट्स कहे हैं, उनमें वो 3 पार्ट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये सेकंड पार्ट है मिडिल स्टेज यानी मध्यम अवस्था। जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे उसके सीखने में उन्नति करता जाता है, पर यह उन्नति उसके रूप स्थायी नहीं, यानी कि परमानेंट नहीं है। जो भी वो उन्नति कर रहा है, यानी जो भी उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है सीखने में, वे परमानेंट नहीं है, टेम्परवरी भी हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज देख लेते हैं, अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज। जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है, लास्ट स्टेज आती है उसके सीखने की, वैसे वैसे सीखने की गति धीमी हो जाती है। अंत में एक अवस्था ऐसी होती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि वो रीच द गोल ऑफ लर्निंग, यानी उसे जो सीखना होता है वो तो वह सीख लेता है। लास्ट में जब व्यक्ति किसी कार्य का करना आरंभ करता है, वह पहले सीखता है, सीखने का अभ्यास करता है। करते करते व्यक्ति एक चरम स्थिति पर पहुंचता है जहां उसके सीखने की स्थिर हो जाती है। बाद में वहां उस पर एक परमानेंट अधिगम कहलाता है। जो भी वो सीखता है वो सभी चित्र द्वारा, ग्राफ द्वारा जो भी वो सीखता है वो परमानेंट होता है। जो भी वो उनके द्वारा जो सीखता है, शेप ग्राफ्स द्वारा यानी मॉड्यूल्स, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा जिसके द्वारा वे सीखता है, वे उसके लिए परमानेंट लर्निंग हो जाती है। एक और स्टेज है जो स्टेप अप स्टेज कहलाती है। यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया यानी वक्र में जो सीखा जाता है ना धीमी होती है ना इसकी स्पीडनेस होती है, ये एकदम यानी स्टडी हो जाता है, यानी कि कोई लर्निंग की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है, एकदम रुक जाती है। इसे हम स्टेप अप स्टेज के
अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। लर्निंग कर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेगेटिव एस्केलेटेड कर्व जो नकारात्मक उन्नति को सूचक करती है। इस प्रकार के वक्र में यानी कर्व में आरंभ में फर्स्ट में हमें ये बहुत इजी दिखता है। जैसे जैसे हम सीखने में आगे बढ़ते हैं वहाँ से हमें कठिनाई होने लगती है सीखने में। ऐसे सीखने में हमें कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हम एक लास्ट में इन ग्राफ्स के द्वारा लास्ट में देखेंगे हम। नेक्स्ट है सकारात्मक उन्नति सूचक यानी पॉजिटिव एस्केलेटेड कर्व। इस वक्र में आरंभ में सीखने की गति धीमी होती, बहुत स्लो होती है। अभ्यास के साथ सीखने में प्रगति आती है। जैसे जैसे हम उसमें अभ्यास करते जाते हैं वैसे हमारी स्पीडनेस भी बढ़ती है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व्स यानी मिश्रित वक्र। इस प्रकार के वक्र में पहले धीमी गति, फिर तेज गति और फिर धीमी गति यानी स्लो अप एंड डाउन के वे में यहाँ पर हमारी लर्निंग होती है, तो इसे हम मिश्रित वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार देखे, लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग देखे हमने, लर्निंग टाइप्स ऑफ कर्व्स देखे हमने, लेकिन इनके एक ही नाम से नहीं जाता, ये डिफरेंट नाम से भी पूछा जा सकता है सीटेट में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो नेगेटिव एस्केलेटेड कर्व को कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है, पॉजिटिव एस्केलेटेड कर्व को कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व को एस शेप्ड और मिक्सचर ऑफ कर्व भी कहा जाता है। अब किसी भी प्रश्न से ये किसी भी प्रकार से पूछ ले डेफिनेशन तो वही होगा। तो आप जो भी नाम हमने यहाँ पर मेंशन किए ये सभी याद कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। चलिए ग्राफ्स द्वारा हम इन्हें समझते हैं। पहले है नेगेटिव यानी नकारात्मक उन्नति। इस प्रकार की वक्र में आराम से सरलता होती है। स्टार्टिंग में इसकी बहुत इजी वे में होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है सीखने में धीरे धीरे इनमें कठिनाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है सकारात्मक यानी पॉजिटिव एस्केलेटेड कर्व। इसमें स्टार्टिंग में इसकी सीखने की विधि स्लो होती है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है इससे सीखने में प्रगति होती है यानी हाई इसमें जाते हैं। लास्ट है मिश्रित वक्र यानी कि कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। इस प्रकार में वक्र में पहले धीमी गति रहती है यानी स्लो हो जाती है सीखने की गति, फिर तेज जिसे आगे बढ़ती है, फिर अंत में ये धीमी होती जाती है। ऐसी गति को हम कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व कहते हैं यानी कि मिश्रित। अधिगम वक्र में पाई जाने वाली विशेषताएं सीखने वाले की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न स्ट्राइट लाइन लीनियर एस्केलेशन। यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी ऑफ लर्निंग सीखने की समान गति यानी हम जो सीखते हैं वे समान क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी में सीखते हैं। डे टू डे हम सीखने की क्वांटिटी सेम रहती है। आज जितना टाइम के लिए हमने जितनी क्वांटिटी ऑफ लर्निंग की है सेम नेक्स्ट डे भी सेम क्वांटिटी ऑफ लर्निंग होगी, इसे हम इक्वल क्वांटिटी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू अनदर। यानी कि एक बच्चे की माँ ने उसे फ्रूट यानी एक एप्पल फ्रूट दिया और उसे कहा इसे पीसेस करके खाते हैं। अब वो बच्चा क्या करेगा, जो उसने सीखा है अब उसके पास मैंगो है, वो क्या करेगा सेम विधि पीसेस करके खाएगा। नेक्स्ट जो भी फ्रूट होगा यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जाम ले लीजिए, जाम को भी क्या करेगा वह पीसेस करके खाएगा। उसकी माँ ने उसे सिखाया सिर्फ पीसेस करके खाने की, लेकिन वो अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पे कर रहा है। इसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कई प्रकार हैं, चलिए देखते हैं वे प्रकार सभी। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, helps you apply skill or knowledge to a new topic, whereas negative transfer hurts you। यानी कि उस एक कक्षा में एक टीचर ने उसे ड्राइंग एप्पल बनाना सिखाया। अब वो बच्चा क्या करेगा घर पे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा, यानी वो जो उसने सीखा है क्लास में वो
उसे डेवलप करके न्यू स्किल, यानी कि उसी में पेंटिंग में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग करना सीख जाता है। नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र मीन्स दैट old skill or knowledge have no effect on learning new skills or knowledge। यानी कि एक कक्षा में एक छात्र को गणित में पूरी लर्निंग, पूरा ग्रिप है उस पर, मैथ्स पर, लेकिन अब वो मैथ्स सब्जेक्ट है, अब वो जाके मैथ्स सब्जेक्ट ना फिज़िक्स पे उसको अप्लाई कर पाता है, मैथ्स को लैंग्वेजेस पर अप्लाई कर पाता है, यानी कि जो उसने सीखी है वो दूसरी और स्थानांतर नहीं होती। इसे हम ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र रिफर्स टू द इंटरफेस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू नॉलेज। यानी कि एक बच्चे ने एक कक्षा में मैथ्स के फॉर्मूलाज तो सीख लिए, अब मैथ्स के फॉर्मूलाज से जो कक्षा में सीखी वो दूसरी कक्षा में, यानी कि दूसरी कक्षा में जब वो प्रवेश करेगा तब उसे यहाँ के फॉर्मूलाज वहाँ भी अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि जो यहाँ सीखा उन्हें प्रीवियस क्लास में सीखा वो नेक्स्ट फ्यूचर क्लास में भी उसे काम आएगा। इसी को नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। बिलेटरल ट्रांसफ़र, a skill acquired in a particular task by practicing on one hand can often be carried over to the other hand. This process is known as bilateral transfer। यानी कि एक लड़के को राइट हैंड से लिखना आता है और वो लेफ़्ट हैंड से नहीं लिख सकता, अब उसे टास्क दिया कि उसे लेफ़्ट हैंड से लिखना होगा, तो उसने क्या किया, बहुत प्रैक्टिस कर करके क्या वो उसने लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू किया, यानी कि अब वो राइट हैंड से ज़्यादा लेफ़्ट हैंड पे फोकस कर रहा है, लेफ़्ट हैंड से लिख रहा है। तो ऐसे हुई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं, बिलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है लैटरल लर्निंग। लैटरल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स ए लर्निंग अचीवमेंट एट द सेम लेवल एज द इनिशियल लर्निंग बट इट इज़ इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। एक कक्षा में एक छात्र मैथ्स में निपुण है, यानी कि मैथ्स में वो फर्स्ट आता है, उसी तरह वो फिज़िक्स में भी फर्स्ट आता है, यानी कि उसे फर्स्ट आने की विधि, फर्स्ट तो आता है लेकिन वो फर्स्ट दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में आता है। इसी को हम लैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र। जनरली रिफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन ऑन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। उसके पास एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए उसने एक ट्रिक अप्लाई की, और जो सिचुएशन में उसने जो प्रॉब्लम थी, जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हैंडल करके वो सॉल्यूशन तो उसने निकाल ली। अब वही दूसरी सिचुएशन पर भी सेम वही सॉल्यूशन अप्लाई करके वो वहाँ पर भी अचीवमेंट पाता है। अगर ऐसी अचीवमेंट पा रहा है तो उसे हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफ़र। On the other hand, required that learning at lower level must be transferred to a higher level of cognitive skill। एक छात्र ने टेबल पढ़ना सीख लिया, अब वो टेबल्स तो उसे आ गए, अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन टेबल्स को अप्लाई कर रहा है, यानी स्लो लेवल में जो उसने सीखा था टेबल्स, वो हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसे यूज़ कर रहा है, यानी कि उसे ट्रांसफ़र कर रहा है। ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम प्रैक्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के प्रकार हमने जान लिए, ये सभी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है प्लेट्यू इन लर्निंग। पटर की परिभाषा। प्लेट्यूज और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग ए पीरियड व्हेन नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठर है। ये उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने में जब हमें कोई उन्नति यानी ग्रोथ नहीं होती, हम कुछ सीख नहीं पाते, ऐसा नहीं कि हम सीखते ही जाते हैं, कुछ पल के लिए हमारी सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। उस रुक जाने की यानी पूरी तरह कम्प्लीटली डाउन हो जाती है, उस स्टेज को हम प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कहते हैं।
कॉजेस ऑफ प्लेट्यूज, पत्थरों के कारण। किन कारणों की वजह से हमारी लर्निंग की एक स्टेज रुक जाती है, क्या कारण उस पर इफ़ेक्ट होते हैं, ये देखते हैं। कुछ कारण दिए गए हैं, उनमें फर्स्ट है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने की अनुचित विधि। यानी पत्थरों का पहला कारण सीखने में अनुचित विधि है। उंगलियों की सहायता से गिनती, गिनना, लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर पढ़ना, ये सभी विधियां अनुचित है और सीखने में ये रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। पत्थरों का दूसरा कारण, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष करने को हम एक वक्त के लिए हमारी प्लेट्यू यानी सीखने की पद्धति रुक जाती है। जब टाइप करने वाला अक्षर का अभ्यास करने के बाद शब्दों का अभ्यास आरंभ करता है, तब उसकी टाइप करने में पुरानी आदतों और निर्माण की जाने वाली नई आदतों में संघर्ष आरंभ हो जाती है। पुरानी आदतों शक्तिशील होने के कारण नई आदतों के निर्माण में बाधा डालती है, फलस्वरूप सीखने की पत्थर आ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, कार्य की जटिलता। पत्थरों का तीसरा कारण सीख जाने वाले कार्य में आने वाली जटिलता है। बालक को जोड़े सीखने में कम, बाकी सीखने में अधिक और गुण सीखने में उससे भी अधिक कठिनाई होती है। तब जब वहाँ सफलता से कठिनाइयाँ जटिलता की ओर बढ़ता है, तब उसकी सीखने के कार्य में शीतलता आ जाती है और पठार बन जाता है, यानी कि प्लेट्यू आ जाती है। नेक्स्ट है एक्सैम्बिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। पत्थरों का चौथा कारण है किसी जटिल कार्य को केवल एक पक्ष पर ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति वायलिन बजाना सीखता समय अपना संपूर्ण ध्यान कमान चलाने पर केंद्रित रखता है और उंगलियों को चलाने, वायलिन को ठीक से पकड़ने एवं ताल ठीक करने की ओर ध्यान नहीं देता है, तो कुछ समय के बाद उसकी सीखने की प्रगति रुक जाती है और पठार बन जाता है। ऐसे ही देखें, फिफ्थ है शारीरिक सीमा। पत्थरों का पांचवा कारण है शारीरिक सीमा है। इस पर प्रकाश डालते हुए रॉबन ने कुछ कहा है, प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अत्यात्मिक कुशलता होती है जिससे आगे वहाँ नहीं बढ़ सकता। इसके शारीरिक सीमा कहते हैं। जब व्यक्ति किसी एक सीमा तक पहुँच जाता है, तब उसके बाद वो जाना नहीं पाता, क्योंकि उसकी पत्थर वहाँ पर रुक जाती है। इस वजह से कि निपुणता की सीमित एक दायरा होता है, उसी के अंदर वो रहता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, यानी कि उसकी सीमा उसके आगे नहीं जाती, पत्थर बन जाती है यहाँ पर। तो इसी को हम, ये सभी कॉजेस है ऑफ प्लेट्यूज, यानी पत्थरों के ये सभी कारण हैं। आई होप यहाँ तक आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हमारे नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन कीप स्माइल।